Hello everyone, welcome to the Commons JRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in commerce. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का जो आपका सेशन है वो आपका यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट की और इंटरनेशनल बिजनेस की मैराथन की क्लासेस चल रही हैं आपकी, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे मैराथन के अंदर मैं कवर कर दूंगी, कोई सेपरेट वीडियो टॉपिक वाइज नहीं बनेगा। सभी जितने भी यूनिट्स है सबकी मैराथन क्लासेस जो है वो मैं कंटिन्यूसली रखूंगी, उसके बाद फिर एमसीक्यू की क्लासेस रहेंगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट कर दें आज का सेशन। और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का डंपिंग। तो एग्जैक्टली डंपिंग का मतलब क्या होता है? डंपिंग मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग द गुड्स अब्रॉड बिलो द प्राइस चार्ज फॉर द सेम गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट और एट अ प्राइस बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यूजुअली विद द एम ऑफ ड्राइविंग कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट। इसका सिंपल सा मतलब है जैसे हम लोग डंप करते हैं ना, गार्बेज डंप करा जाता है, उसी तरीके से डंपिंग है यहाँ पर। देखिए मैं सिंपल से एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो डंपिंग का सीधा सा मतलब है, अगर कोई इंडिया है समझ लीजिए, तो इंडिया अगर कोई सामान एक्सपोर्ट कर रही है, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है अपना सामान बाहर विदेश में बेच रही है, बाहर विदेश में फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम प्राइस पे, यानी अपने डोमेस्टिक मार्केट से भी कम प्राइस पे वो सेल कर रही है, उसे बोलते हैं डंपिंग। और डंपिंग का सीधा सीधा यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से मतलब है, यानी ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करी जाती है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कि आप जो है वो अपने जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट कर रहे हो बहुत ही बिलो मार्केट पे, बिलो प्राइस पे कर रहे हो अपने डोमेस्टिक मार्केट से। तो ये जो चीज है यूजुअली इसका सीधा सीधा हिसाब होता है कॉम्पिटिटर्स को आउट ऑफ द मार्केट करना। इसीलिए ये डंपिंग जो है वो करी जाती है, जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। इसके बाद से कुछ टाइप्स हैं जिसमें स्पॉडिक डंपिंग है, प्रीडेटरी डंपिंग है और परसिस्टेंट डंपिंग है। एक और है इसके अंदर जो यहाँ पे ऐड नहीं है बट ओरली मैं बता देती हूँ, रिवर्स डंपिंग भी बोलते हैं। तो वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं कि ये डंपिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉडिक डंपिंग की। देखिए स्पॉडिक डंपिंग का सिंपल सा मतलब होता है ओकेजनली डंपिंग। ओकेजनली का मतलब कभी कभी। अब एक बात बताइए, आप लोग जो ड्रेसेस होते हैं फेस्टिवल्स के वो ओकेजन के हिसाब से ही पहनते हैं ना। रोज तो लहंगा पहन के लड़कियां नहीं घर में घूमती होंगी, या ठीक है रोज तो शेरवानी पहन के या कुर्ता पहन के आप घर पे नहीं घूमते हो, ओकेजनली आप पहनते हो जब टाइम टाइम पे फेस्टिवल्स आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी ओकेजनली डंपिंग की जाती है, यानी अगर आपके पास कोई भी चीज ज्यादा बन गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 100 टेडी बियर बनाए हैं, उसमें से मेरी 80 जो है सॉरी टेडी बियर वो तो मैंने बेच दिए, बट 20 जो है वो मेरे क्या हो गए हैं, एक्स्ट्रा बच गए हैं, तो उनको क्या करूंगी मैं जाके एक्सपोर्ट कर दूंगी। उसे बोलते हैं स्पॉडिक डंपिंग। यानी कभी कभी डेली कांस्टेंट कंसिस्टेंट रेट पे या कंसिस्टेंसी में इसको सेल नहीं करना है, कभी कभी वो भी जब आपके पास ज्यादा सामान बच जाए जब आप एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा है प्रीडेटरी डंपिंग। देखिए प्रीडेटरी डंपिंग का क्या मतलब है, यह है टेम्पररी सेल या टेम्पररी एक्सपोर्ट कह सकते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या होता है, डेली का टेम्पररी रहेगा, मतलब है करेंगे तो हम डेली एक्सपोर्ट बट टेम्पररी बेसिस पे करेंगे। इसका सीधा सा सिंपल सा हिसाब ये होता है कि इसका सिर्फ होता है कि हम मोनोपोली क्रिएट करें। यानी अगर मैं प्रीडेटरी डंपिंग करती हूँ यानी टेम्पररी एक्सपोर्ट करती हूँ कम प्राइस पे फॉरेन मार्केट में जाकर, सीधा मेरा हिसाब ये होता है कि मुझे मोनोपोली क्रिएट करनी है। मोनोपोली आप लोग समझते हो ना इकोनॉमिक्स के अंदर, कि भाई मेरे अलावा कोई और आ ही नहीं सकता जो इतने कम पे बेचते। तो मैं मोनोपोली क्रिएट करके, और मोनोपोली क्रिएट करने से फायदा क्या होता है, मार्केट शेयर को कैप्चर करना या टू गेन द मार्केट शेयर। इसीलिए प्रीडेटरी डंपिंग करी जाती है। फिर आपकी परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंट से मतलब समझ में आ रहा है, टेम्पररी नहीं, परसिस्टेंट का मतलब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब परमानेंट। यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो यहाँ पर डंपिंग करी जाती है। और ये क्यों करी जाती है, क्योंकि यहाँ पर होता है लेस इलास्टिक डिमांड। मैम ये लेस इलास्टिक डिमांड क्या होती है, अगर मैं पर्टिकुलर अपने टेडी बियर के प्राइस, अगर मेरा 100 रुपए का एक टेडी बियर है, अगर मैं उसको बढ़ा के 150 कर देती हूँ या कम करके उसको 50 रुपए कर देती हूँ, तो डिमांड में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव या चेंज नहीं आएगा। उसे बोलते हैं परसिस्टेंट डंपिंग में लेस इलास्टिक होता है। यानी शुरू में तो मैं क्या करूंगी, लोग जो प्राइस मार्केट रहेगा वो तो बहुत ही क्या नाम है लो पे बेचते रहेंगे बेचते रहेंगे, लेकिन अपने डोमेस्टिक मार्केट में मैं ज्यादा हाई प्राइस पे बेचूंगी, तो ये परसिस्टेंट डंपिंग के अंदर माना जाता है। फिर एक मैंने आपको बताया था रिवर्स डंपिंग। देखिए रिवर्स में उल्टा होता है, उल्टा समझ जाइए। यानी अपना जो प्रोडक्ट है वो आप बाहर कहाँ भेज रहे हो, अपना जो प्रोडक्ट है आप कहाँ भेज रहे हैं, आप अपना प्रोडक्ट जो है वो हाई प्राइसेस पे बेच रहे हैं, और लो डोमेस्टिक मार्केट में आप क्या कर रहे हो, कम पे बेच रहे हो। मतलब उल्टा कर दीजिए। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अपना जो प्रोडक्ट है अपने ही कंट्री में तो इतना महंगा बेच रहे हैं और दूसरे की कंट्री में हम लोग सस्ता बेच रहे हैं, लेकिन अब उल्टा कर दीजिए कि अपनी कंट्री में हम लोग क्या करेंगे, लोअर प्राइस में बेचेंगे और बाहर वाली कंट्रीज में हम लोग हाई प्राइस पे बेचेंगे। इसे कहते हैं रिवर्स डंपिंग।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैरियर्स टू ट्रेड। यहाँ से क्वेश्चन इस बार आया है, हर बार ही आता है, इस बार मैच द कॉलम में सारे आ गए थे, चार चार टैरिफ आए थे जिससे आपको मैच द कॉलम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बैरियर्स टू ट्रेड यहाँ पे होता है टैरिफ और नॉन टैरिफ, दो तरीके के यहाँ पे ट्रेड्स बताए गए हैं। ठीक है, एक होता है आपका टैरिफ होता है, एक आपका होता है नॉन टैरिफ। अब बात करते हैं टैरिफ, तो जो है वो आपके एक तरीके से टैक्स को हम लोग लगाया जाता है, टैक्स जो चार्ज होता है प्रॉपर उसे टैरिफ बोलते हैं, और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, जो लिमिटेशन लगाई जाती है उसे नॉन टैरिफ बोला जाता है। अब टैरिफ के अंदर आपके एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रांजिट है। नॉन टैरिफ के अंदर आपकी कोटास, सब्सिडीज, प्रोडक्ट टेस्टिंग, लोकल कंटेंट, करेंसी कंट्रोल्स, एम्बार्गोस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज है। एक एक लाइन में सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे समझा दूंगी कि एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले आता है एक्सपोर्ट टैरिफ। ये तो आपको पता है कि अगर आप किसी सामान खरीदते हो, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसए या अमेरिका से अगर कोई सामान मैं खरीद रही हूँ, ठीक है ना, अगर मान लीजिए मैंने 1000 रुपए में खरीदा है वहां से, तो अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगी, सॉरी इम्पोर्ट करूंगी, अगर मैं वहां से खरीद रही हूँ तो वहां पे वो इम्पोर्ट टैक्स लगा देते हैं। तो अब 1000 की चीज जो है वो मुझे ज्यादा की पड़ जाएगी, अगर 10% है तो 1100 में मुझे लानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्सपोर्ट होता है। अगर हम यहाँ से कोई सामान किसी को बेचते हैं तो वहां पे भी एक्सपोर्ट का टैरिफ लगता है। ठीक है, फिर आता है ट्रांजिट टैरिफ। देखिए थोड़ा सा नया है, ट्रांजिट टैरिफ क्या होता है। आप एक सपोज करिए, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे कंट्री आपकी बी है और यहाँ पे आपकी कंट्री एच है। ठीक है, दो कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है जी, दो कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। बीच में क्या हो रहा है, सी वाली कंट्री आ गई बीच में। अब जब एक सामान दूसरी कंट्री से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर कोई भी सामान जा रहा है, लेकिन बीच में वो क्या हो रहा है, सी वाली कंट्री से गुजरते हुए जा रहा है। जैसे आप लोग की ट्रेन जाती है ना, कि आप लोग डायरेक्ट तो नहीं पहुंचते होंगे, अगर आपको दिल्ली से कहीं जयपुर जाना है तब दिल्ली टू जयपुर डायरेक्ट नहीं पहुंचोगे, बीच में स्टेशन आते हैं। उसी तरीके से अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन बीच में अगर किसी कंट्री से गुजर के जाना पड़ रहा है, तो ये बहुत शाणे हैं, ये लगाएंगे टैक्स यहाँ पर, ये लगाएंगे यहाँ पर टैक्स। तो ये टैक्स जो है यहाँ पर ट्रांजिट टैक्स कहलाया जाता है। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए आपका सामान जा रहा होता है, तो जो बीच से जो कंट्री गुजर के जाती है वो कंट्री टैक्स लगा देती है। ठीक है, उसे बोलते हैं आपका ट्रांजिट टैरिफ। आई होप आप लोगों को एक लाइन में चीजें समझ आ गई हूँ। ठीक है, अब आते हैं आपके नॉन टैरिफ्स। तो ये आपके सारे नॉन टैरिफ्स है जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस के अंदर जिनको लगाया जाता है। इसके अंदर आता है कोटा। देखिए कोटास जो है, दीज आर द न्यूमेरिकल लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। यहाँ पे याद रखिए स्पेसिफिक पीरियड, यानी अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में बात करूँ, कोटा जो है वो न्यूमेरिकल क्वांटिटी लगाता है, यानी आप जो क्वांटिटी लेकर जा रहे हो ना उसमें लिमिट लगाता है, वो भी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाता है। सपोज अगर मैंने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर, मान लीजिए इंडिया कंट्री है, इंडिया बोले कि 6 महीने तक जो है सिर्फ आप 10 टन या कितने भी लगा लीजिए 10 टन केजी राइस जो है वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। यानी आपकी जो क्वांटिटी है उसके अंदर लिमिट लगा दी, वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड, कि भाई 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर आप 10 किलो चावल या 10 टन चावल तक ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं करोगे। ये होता है कोटा। फिर आता है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन। देखिए इसके अंदर क्या होता है, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन, इसके अंदर जो आपके सामान की वैल्यू होती है ना उसके ऊपर परसेंटेज में लगता है। किस तरीके से लगता है, परसेंटेज में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ 1000 रुपए की कोई चीज है, आपकी वैल्यू है, कुछ भी आप 1000 रुपए का आइटम आपने एक्सपोर्ट किया समझ लीजिए, इम्पोर्ट किया, चलिए, तो उस पर गवर्नमेंट बोलेगी कि आप इस पे, आपकी जो 1000 रुपए की वैल्यू है ना, इस पे आप 10% जो है वो आप टैक्स दे दीजिए। इस तरीके से वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट लगता है, परसेंटेज में लगता है। दूसरा आपकी जो सामान है उसकी वैल्यू पे लगता है। लेकिन कोटास में किस में लगता है मैम, कोटास में क्वांटिटी के अंदर लगता है, कि इतनी क्वांटिटी से ज्यादा आप इतना नहीं ले जा सकते। जैसे एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा ना, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोटा का। देखिए एयरपोर्ट पे आप लोग लगेज लेके जाते हो तो लगेज में रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ना, कि 20 किलो से 30 किलो से ज्यादा आप लोग जो है वो बैग में सामान लेके नहीं जा सकते। तो उसी तरीके से जैसे एयरपोर्ट पे लगेज पे रेस्ट्रिक्शंस लगता है ना, उसी को ही कोटा कहते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए। और वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्ट आपकी वैल्यू पे परसेंट के हिसाब से यहाँ पे टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है एम्बार्गोस। देखिए एम्बार्गोस का टोटल मतलब होता है टोटल बैन कर देना, टोटल बैन कर देना। अगर जैसे अगर मैं बात करूं, इंडिया बोलेगी सीधे, अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लेती हूँ, तो इंडिया बोलेगी कि हमारे कंट्री में जो बीफ है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ये टोटल हमने बैन कर दिया है, हमारे कंट्री में ऐसी कोई चीज नहीं आएगी जो बीफ से बनी होगी या जो लेदर से बनी होगी, एनिमल के जो
स्किन से जो भी बैग्स बनाए जाते हैं, लेदर बनाए जाते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, तो वो टोटली बैन कर देगा इंडिया। चाहे तो वो अपने इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, चाहे तो उनके रिलीजियस रीजन की वजह से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो अगर चाहे तो एज अ रिलीजियस मानकर भी वो मना कर सकते हैं कि नहीं, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है, या ये चीजें हम यूज नहीं कर सकते जो कि जानवरों के स्किन से बनाई गई हो। तो ये एक तरीके का एम्बार्गोज होता है, टोटल बैन हो जाता है, ये चीज एक्सपोर्ट नहीं होगी ना ही इम्पोर्ट होगी, उसे बोलते हैं एम्बार्गोज। ठीक है। फिर आता है आपका करेंसी कंट्रोल्स। देखिए, अगर आप किसी भी कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो आपको उन्हीं के डॉलर्स या उन्हीं के करेंसीज में करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यूएस में जाकर कोई चीज एक्सपोर्ट करी है, सॉरी इंपोर्ट करी है यूएस से, तो मैं उसको डॉलर में पेमेंट करूंगी, रुपया नहीं चलेगा। तो इसमें भी जो है गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, उसे बोलते हैं करेंसी कंट्रोल्स। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज एंड प्रोसीजर। देखिए क्या होता है, आपके मूवमेंट को स्लो करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, उसको स्लो करने के लिए कभी कभी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है ना, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस ला देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने बैंक्स में देखा होगा या फिर आप लोगों ने गवर्नमेंट जो ऑफिसेस होते हैं, सरकारी दफ्तर, वहां पे सबके साथ यही चीज होती है कि आपको पहले एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। अगर आप ए सेक्शन में जाते हो तो कहते हैं आप उनके पास जाइए, बी वाला जाता है तो कहता है सी के पास जाइए, सी कहता है डी के पास जाइए, यानी आपको गोल गोल घुमाते रहते हैं। इसीलिए इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं ताकि काम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो काफी स्लो हो जाए। तो ये एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, एक तरीके का बैरियर होता है कि आपका काम ही नहीं होके दे रहा है, जो ज्यादातर बैंक्स में देखना होता है। आपको बैंक में भी बहुत घुमाया जाता है ना, कि काम करके ही नहीं देते हैं, वो कहता है उधर चले जाइए, वो कहता है उधर चले जाइए, ये कहते हैं इधर चले जाइए। तो ये चीजें होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, जिसकी वजह से आपका काम क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो ये भी एक तरीके का आपका बैरियर ही है। फिर आता है प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड। देखिए, एक स्टैंडर्ड होता है हर चीज का। ठीक है, अगर मैं कोई भी चीज है उसको आपको गुजरना ही पड़ेगा। जैसे आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होता है ना, जैसे भी जो भी डिफेंस वगैरह में जाते हैं, जो भी पुलिस में जिनकी भी मतलब जो भी अपॉइंट होते हैं, तो एक क्राइटेरिया रखते हैं कि नहीं रखते, कि इतनी हाइट होनी चाहिए, अगर इतनी हाइट नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, या इतनी चीज, इतना लॉन्ग जंप करेंगे तो इतने तक रेस करनी चाहिए, आपको रेस में टॉप 10 तक आना है, आपको अगर ये चीज हो रही है तो ये आना है। एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया जाता है, तो उसे ही बोलते हैं प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड। वो टेक्निकल बैरियर हो सकता है, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी हो सकता है, लेबलिंग एंड पैकेजिंग हो सकता है। अब देखिए, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी से क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। देखिए, टेक्निकल बैरियर्स तो ट्रेड के अंदर आता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस। पहले ही सेट कर देंगे कि इससे कम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है हम एक्सपोर्ट नहीं लेंगे, ना हम इंपोर्ट करेंगे। वो चीज चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, यूएसए बोल देगा कि अगर इंडिया से कोई सामान आ रहा है तो इतनी क्वालिटी का होना चाहिए, 4 स्टार होना चाहिए, 5 स्टार होना चाहिए, तभी हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। ऐसी सेफ्टी के ऊपर भी होता है कि ये सेफ है कि नहीं है, वो एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है। फिर सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी। देखिए, ये जो है प्लांट एनिमल से रिलेटेड है, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी, यानी ये रूल्स होते हैं रिगार्डिंग ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट हेल्थ। इसको पहले टेस्ट किया होता है, आपका ऐसा कोई सामान तो नहीं आ रहा जिससे हमारे एनिमल्स, हमारे प्लांट्स या ह्यूमन हेल्थ को कोई नुकसान हो सके, वो चीज मेजर करी जाती है। पता चला आपने कुछ ऐसी चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर ली जिससे एनिमल्स को जो है वो कुछ भी हो सकता है, इट में भी एनीथिंग ना, जो प्लांट के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ह्यूमन हेल्थ के लिए नहीं है, तो ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। फिर है लेबलिंग एंड पैकेजिंग। वो भी चेक किया जाता है कि आपका किस तरीके से पैकेट, जो आपका प्रोडक्ट है वो लेबल्ड है, पैकेज्ड है कि नहीं है। ये सारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है ना। देखिए, कुछ कुछ चीजों में क्या होता है कि जैसे पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि अगर आपकी ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए कि सामान जो है वो लंबे लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक आप यूज कर सके। ठीक है, तो वो सारी चेक करी जाएगी। अगर अगर वो नहीं क्वालिफाई कर पाते हो आप लोग, आपकी रिक्वायरमेंट्स उनकी, तो फिर वो चीज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं हो पाती है। तो वही चीज है, आपको इनके टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स पे खरा खरा उतारना पड़ेगा, तभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक और है जो मेंशन नहीं है, बट ओरली में बता देती हूँ, लोकल रिक्वायरमेंट यहाँ पर बोला गया है। देखिए, लोकल रिक्वायरमेंट्स में क्या होती है, सरकार ये बोलती है कि 40% ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपको अपने कंट्री का ही यूज करना है, अपने डोमेस्टिक का ही यूज करना है। अगर मैं बात करूं इंडिया के एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर इंडिया ने कोई बैग बनाया हुआ है तो उस बैग में 40% इंडिया का जो डोमेस्टिक फैक्टर प्रोडक्शन है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, वो यूज होनी चाहिए। 60% आप बाहर से यूज कर सकते हैं। तो वो होता है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इसमें मेंशन नहीं था तो मैंने बता दिया आपको। अब आता है गेट, जीएटीएस। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेड इन सर्विसेज का मतलब वो वाली सर्विसेज जिसे आप छू नहीं सकते, विच आर इंटेंजिबल इन नेचर, जैसे आपके पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ये होती है गेट्स। ये आपका डब्ल्यूटीओ का ट्रीटी है जो कि 1995 में आया था, उरगई राउंड नेगोशिएशन के थ्रू ये आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, गेट से भी क्वेश्चन बहुत आए हैं, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ ये। इसमें क्या होता है, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स को जो है वो क्रेडिबिलिटी देने के लिए गेट्स बनाया गया है। सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए ये आया हुआ है। लिबरलाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए, ट्रेड एंड डेवलपमेंट प्रमोट हो, इसीलिए जीएटीएस को यहाँ पर लेके आया गया है।
अब देखिए जीटीएस का सबका मेन मोड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। यही से क्वेश्चन बन के आए थे, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। मोड्स ऑफ सप्लाई में क्रॉस बॉर्डर सप्लाई है, कंजप्शन अब्रॉड है, कमर्शियल प्रेजेंस है, टेम्पररी प्रेजेंस है, और जनरल ऑब्लिगेशन है और स्पेसिफिक कमिटमेंट्स है। तो मोड ऑफ सप्लाई में अभी आपको आगे बढ़ाती हूँ, पहले आप जनरल ऑब्लिगेशन और स्पेसिफिक कमिटमेंट समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले यहाँ बात करेगा ये मोस्ट फेवर्ड नेशन की, यानी यहाँ पे बोला गया है कहीं भी किसी भी कंट्री के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी को जितने भी सर्विस प्रोवाइड करने आ रहे हैं, सर्विस लेने आ रहे हैं, सबको इक्वल ट्रीट करिए ना। इंडिया ऐसा नहीं है कि अमेरिका वाले लोग अगर सप्लाई सर्विस लेने आ रहे हैं उनकी तो आरती अच्छे से उतारी जा रही है, लेकिन चाइना और जापान वालों की आरती अच्छे से नहीं उतारी जा रही है। इसका सिंपल सा मतलब है मोस्ट फेवर्ड नेशन, किसी को भी ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना, सब इक्वल है, ठीक है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। देखिए अगर हमारी इंडिया में कोई यूएसए से आ रहा है सर्विस लेने के लिए, ठीक है, सर्विस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, लेने आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर एक इंक्वायरी पॉइंट बनाना चाहिए जहां पे उसको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी उसको बतानी चाहिए, ताकि उसे पता लग जाए क्या है क्या चीज नहीं। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सारी डिस्क्लोज करनी चाहिए सारी चीजें। फिर है रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस सप्लायर्स। देखिए रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस सप्लायर्स का क्या मतलब है कि अगर जो सर्विस सप्लाई करने आ रहा है उसके क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका लाइसेंस, ये सारी चीजें आपको चेक करनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉक्टर हूँ और मैं कहीं जा रही हूँ दूसरी कंट्री में सर्विस देने के लिए, तो मेरा लाइसेंस चेक करिए प्लीज, मेरी डिग्री चेक करिए, मेरी क्वालिफिकेशन चेक करिए, इसे कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस सप्लायर्स। फिर होता है रेस्ट्रिक्शंस टू सेफगार्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारा बीओपी जब इधर उधर हो जाता है, डेफिसिट और सरप्लस है ना, हमारा रिसिट कम हो जाता है, पेमेंट ज्यादा हो रही है, तो पेमेंट ज्यादा है तो रिसिट कम हो रही है, तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, इंपोर्ट पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि अब इंपोर्ट हम करेंगे नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए। फिर आता है स्पेसिफिक कमिटमेंट्स। देखिए जनरल ऑब्लिगेशन जो होते हैं बेटा वो सभी के लिए अप्लाई होते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक कमिटमेंट कुछ सेक्टर्स के लिए अप्लाई होते हैं। तो स्पेसिफिक कमिटमेंट में आता है मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि सरकार जो है ना वो कहीं भी रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि नहीं आप इस सेक्टर में तो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताती हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि देखिए हेल्थ में आप हम सर्विस ना देंगे ना लेंगे। हेल्थ अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ, हेल्थ कमिटमेंट्स की बात करूँ, तो ना हम सर्विस लेंगे ना हम देंगे। तो यानी वो सेलेक्ट करते हैं कि भाई जो है वो अपने हिसाब से हम लोग लिमिट करेंगे। जैसे अगर इंडिया ने बोल दिया कि फॉरेन बैंक्स जो है अगर ब्रांचेस अगर यहाँ पे खोल रही हैं, अगर यूएसए की जो बैंक्स है तो 3 से ज्यादा नहीं होंगे, तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि 3 से ज्यादा बैंक आप इंडिया में नहीं खोल सकते, अपने ब्रांचेस नहीं खोल सकते, तो ये लिमिटेशन सेट होता है। फिर होता है नेशनल ट्रीटमेंट। देखिए जो लोकल सप्लायर्स होते हैं जो सर्विस सप्लाई करते हैं और जो बाहर से नेशनल आते हैं उनको सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है नेशनल ट्रीटमेंट, ठीक है। चलिए अब मैं सिंपल से आपको बता देती हूँ जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये है आपका मोड्स ऑफ जीटीएस, ठीक है। 4 मोड्स हैं। सबसे पहला क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है। अभी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड क्या होता है? देखिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड यहाँ होता है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को सर्विस प्रोवाइड कर रही है लेकिन वो अपने कंट्री में बैठ के ही कर रही है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया में हूँ और मैं यूएसए वालों को सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ लेकिन मैं इंडिया में बैठ के ही कर रही हूँ। जैसे कॉल सेंटर्स आप लोगों ने सुना होगा, लोगों ने जॉब भी करी होगी, बहुत लोग जानते होंगे कॉल सेंटर्स में यही होता है कि आप अपनी कंट्री में बैठ के जो है वो आप अमेरिका वालों को सर्विस दे सकते हैं। तो ये एक ऐसा होता है जब कोई कंट्री सर्विस एक्सपोर्ट करती है टेलीकम्युनिकेशन या फिर पोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। दूसरा है कंजप्शन अब्रॉड। देखिए कंजप्शन अब्रॉड का ये मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे टूरिज्म, टूरिस्ट आप लोगों ने देखे होंगे ना इंडिया में ताजमहल और ये सब देखने कितने लोग आते हैं फॉरेन, तो ये कंजप्शन अब्रॉड है। देखिए वो हमारे उनके लिए तो हमारा कंट्री फॉरेन ही हुआ ना, हमारे लिए उनकी कंट्री फॉरेन हुई। तो वो हमारी कंट्री में आते हैं, सर्विस लेते हैं, भाई ताजमहल घूमते हैं, पूरी दिल्ली घूमते हैं, पूरा इंडिया घूमते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सर्विस अवेल कर रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कंजप्शन अब्रॉड। फिर होता है कमर्शियल प्रेजेंस। देखिए कमर्शियल प्रेजेंस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि यूएस ने जो है वो अपनी 4 से 5 जो सब्सिडरीज है वो पूरी इंडिया में खोल दी है बैंक्स की। तो आप सोचिए इंडिया वाले जो है वो क्या कर रहे हैं, फॉरेन बैंक्स की जो है वो सर्विस ले रहे हैं, उसे बोलते हैं कमर्शियल पर्पस। कहीं में भी अपनी ब्रांचेस खोल देना, चाहे तो इंडिया अपनी ब्रांचेस खोल दे अमेरिका में बैंक की, तो वहां के लोग हैं वो इंडिया बैंक से सर्विस ले रहे होंगे वहां पे, ठीक है। फिर है मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन। देखिए मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन का सिंपल सा ये मतलब है, पहले मैंने आपको बोला ना क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में अपने इंडिया में ही बैठ के आपको दूसरे कंट्री में सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट करना पड़ेगा। मूवमेंट करना का मतलब यहाँ पे होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं एज अ हेल्थ कंसल्टेंट दूसरी कंट्री में जाऊंगी अपनी सर्विस प्रोवाइड करने। तो जब भी आपका कोई फैक्टर, आपका कोई नेशनल पर्सन, आपका कोई इंसान, आपका कोई नेशनल, आपका कोई इंडिया का सिटीजन, या उधर से लगा लीजिए चाहे इधर से लगा लीजिए, ठीक है, कोई दूसरी कंट्री में जाता है सर्विस देने के लिए, जा रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, घर बैठ के नहीं दे रहा है, इंडिया में बैठ के नहीं दे रहा है, चाहे वो हेल्थ वर्कर हो चाहे कंसल्टेंट हो,
मैं यहाँ से जा रही हूँ अमेरिका में देने एज अ काम करना एज अ कंसल्टेंट, तो उसे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको डिटेल में समझा दिया। चलिए नेक्स्ट आता है आपका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, आप लगा लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट 5 स्टार टॉपिक है ये। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए लेकर आए थे, उरगई राउंड नेगोशिएशन में ये लेकर आया था। ठीक है, इसके 3 पिलर्स थे, मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन एंड डोमेस्टिक सपोर्ट। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मार्केट एक्सेस, देखिए मार्केट एक्सेस के अंदर क्या होता है, जितने भी जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं ना, नॉन टैरिफ, जैसे कोटाज एम्बार्गोज मैंने आपको पढ़ाया, इनको कन्वर्ट कर देते हैं टैरिफ में। सबसे पहला काम होता है टेरिफिकेशन, यानी जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर है उनको टैरिफ बैरियर में क्या करा जाता है मैम, चेंज किया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, टैक्स यहाँ पर रिड्यूस किया जाता है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है तो 5% करेगी, डेवलप कंट्री है तो 10% करेगी, इस तरीके से। डोमेस्टिक सपोर्ट के अंदर आपके 3 बॉक्सेस आते हैं, ग्रीन, ब्लू और डेवलपमेंट बॉक्स, ये हम आप भी आगे पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एम्बर बॉक्स। फिर आता है एक्सपोर्ट कंपटीशन। देखिए एक्सपोर्ट कंपटीशन में यही होता है, सरकार क्या बोलती है कि देखिए आप ये वाला प्रोडक्ट है ना ज्यादा से ज्यादा दूसरी कंट्री में बेचिए, ज्यादा से ज्यादा दूसरी कंट्री में अगर आप ये बेचेंगे तो हम आपको क्या करेंगे, इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, आपको रॉ मटेरियल सस्ता दे देंगे, आपको सब्सिडीज देंगे। उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट कंपटीशन, जो कि बिल्कुल भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस माना जाता है। अब बॉक्स के बारे में बात करते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए ग्रीन बॉक्स क्या होता है, ग्रीन बॉक्स हरा सिग्नल, मतलब सब अच्छा ही अच्छा है। देखिए ग्रीन बॉक्स वो बॉक्स होता है जिसमें अगर सरकार कोई सब्सिडीज बेटा देती है ना, उससे इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता। एक बात बताइए, अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई फसल ही खराब हो जाती है पानी से, बारिश से, कोई डिजास्टर से, तो फार्मर्स को सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है या फिर उनको डिजास्टर के लिए जो रिलीफ कंपनसेशन देती है, क्या उससे इंटरनेशनल ट्रेड पे कोई फर्क आएगा? जी नहीं मैम, बिल्कुल नहीं आएगा। ग्रीन बॉक्स से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता। तो ऐसी सब्सिडीज अगर सरकार देती है तो इससे जो है वो कोई भी फर्क नहीं आने वाला इंटरनेशनल ट्रेड में। दूसरा बॉक्स होता है आपका एम्बर बॉक्स, यही एक ऐसा बॉक्स है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, यही एक ऐसा बॉक्स है जिसे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होती है डंपिंग, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। डंपिंग का मतलब यहाँ पे क्या बोलती है, यहाँ पे जो कंट्रीज होती हैं वो अपना सामान दूसरी कंट्री को बेचती है, लेकिन बहुत ही कम रेट पर बेचती है। बेटा बहुत कम रेट पे बेचेगी तो आप ये सोचिए जो उनके लोकल सप्लायर्स है उनको कितना नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर वहां पे दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए एम्बर बॉक्स जो होता है वो ट्रेड को अफेक्ट करता है बहुत ही बुरी तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ब्लू बॉक्स। देखिए ब्लू बॉक्स में क्या होता है, ब्लू बॉक्स के अंदर ना सिंपली क्या बोलता है सरकार कि आप ये वाला प्रोडक्शन ना थोड़ा कम कर दो। वो नॉर्मली जो है वो लिमिट कर देता है, खत्म नहीं करता, प्रोडक्शन को कम करने के लिए बोलता है, प्रोडक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलता है। जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो वो फार्मर से बोला जाएगा, गवर्नमेंट बोलेगी कि आप जो है ना वो कॉटन की खेती मत करिए, ठीक है, कॉटन का प्रोडक्शन आप लोग मत करिए, हम उसके बदले आपको क्या दे देंगे, सब्सिडीज दे देंगे। इसे बोलते हैं ब्लू बॉक्स। फिर आता है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बॉक्स, जैसे डेवलपमेंट बॉक्स भी बोला जाता है। देखिए इसके अंदर जो है ना वो जो रूरल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे सब्सिडीज दी जाती है, जैसे एग्रीकल्चर इनपुट्स फर्टिलाइजर्स दे दिए फार्मर्स को, उनको ट्रैक्टर्स और पंप सेट्स दे दिए, ताकि जो सबसे ज्यादा बेचारे कम है ना मार्केट में, जिनका इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, तो वो बाहर ना निकल जाए मार्केट से। तो उनको मार्केट के अंदर रोकने के लिए जो कम ज्यादा जो स्मॉल साइज स्केल वाले इंडस्ट्रीज होती है उनको वहां रोकने के लिए कि वो मार्केट से बाहर ना चले जाए, इसीलिए उनके लिए वो सब्सिडीज प्रोवाइड करती रहती है, ज्यादातर लो इनकम कंट्रीज के लिए ये चीज होती है। आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि कौन सा बॉक्स है जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है, तो एम्बर बॉक्स करता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ग्रीन बॉक्स का कोई लेना देना नहीं इंटरनेशनल ट्रेड्स को डिस्टॉर्ट करने का। ब्लू बॉक्स जो है वो क्या करती है, लिमिट कर देती है प्रोडक्शन। वो सब्सिडीज जब देगी जब आप उस चीज को प्रोडक्शन कम करोगे या फिर आप कहोगे कि लिमिट कर दीजिए, तो वो ब्लू बॉक्स होता है। ठीक है, और डेवलपमेंट बॉक्स जो है वो स्मॉल स्केल साइज के लोगों के लिए होता है, इंडस्ट्रीज के लिए होता है, जो कि बेचारे बहुत मार्केट में सबसे कम उनको फायदा होता है, तो उनको ताकि वो टोटली मार्केट से वैनिश ना हो जाए इस वजह से उनको यहाँ पे सब्सिडीज दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन थी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा कहीं ना कहीं, आप लोग जरूर देखिएगा। और आगे इसका एक पार्ट और है जो मैं नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगी। टिल देन अगर आपको वाकई सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।